भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करते हुए भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका को समझेंगे, इसके प्रमुख अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे और उनके अध्यक्षों को जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले देखते हैं कि आज की हम लोग की यह क्लास किस प्रकार रहने वाली है। तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है हम लोग की आज की क्लास का है। पहले शुरुआत में चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई, क्या क्या जरूरी उत्तरदायी परिस्थितियां थी या कारण थे उस समय के। थोड़ी सी बात करने के बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशनों की और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न आने वाले समय में यदि आप लोग से पूछा जाए परीक्षाओं में तो वह प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है जो कहेगा स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के योगदान का उल्लेख कीजिए। अब दरअसल कांग्रेस आज भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मामला बढ़ जाता है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता के बाद में भी उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लंबे समय तक सरकार रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। तो इसीलिए बात के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बट अभी हम लोग सीक्वेंस में रहेंगे और पहले देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की क्या भूमिका थी और कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्या क्या उत्तरदायी कारण थे जरा एक बार समझ लेने चाहिए हम लोग को। परिस्थितियां क्या बन रही थी एक बार उस पर अगर हम लोग नजर डालें तो हमें यह पता लगता है कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी ना वो एक तरह से की गई थी सेफ्टी वॉल्व के रूप में। ये माना जाता है, जो हम लोग के उस समय जो प्रसिद्ध लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन सभी लोगों ने यह माना कि इसकी जो स्थापना हुई है वह सेफ्टी वॉल्व के रूप में। क्यों? क्योंकि भाई इससे पहले एक विद्रोह एक बड़ा देख चुका था पूरे के पूरा ब्रिटिश साम्राज्य। उसको पता था कि 1857 में एक विरोध हुआ है। अब ये विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिश संसद में और अंग्रेज लोगों ने सबने आपस में बातचीत करी। तो इन्होंने बातचीत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इस पूरे के पूरे विद्रोह का जो बड़ा कारण था वह यह था कि अंग्रेजों तक भारतीय नागरिकों की बातचीत नहीं आ पा रही थी। अब जब भाई दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं है, भारतीय लोग अलग हैं, वह देख रहे हैं कि भाई कोई विदेशी सत्ता आ गई है, शासन चला रही है, सरकार चला रही है, हम पे नीतियां थोप रही है, हमसे रिवेन्यू ले रही है। तो इसी साथ साथ में अंग्रेज लोग पूरी तरह से अनजान थे कि चाहती क्या है भाई भारत के नागरिक। अब भारत की जनता क्या चाहती है यह भाई पता नहीं लग रहा अंग्रेजों को, और साथ साथ भारतीयों को नहीं पता कि अंग्रेज चाहते क्या है और वह क्या सोचते हैं भारतीय नागरिकों के बारे में। तो इसी वजह से यह माना जाता है कि इस जो खाई है ना, इस खाई को भरने के लिए बीच में लाई गई थी कांग्रेस। इसको इसीलिए सेफ्टी वॉल्व का नाम दे दिया गया था। अंग्रेज लोगों ने माना कि एक एक्चुअल में ऐसी संस्था होनी चाहिए जो दोनों के बीच में सेतु का काम करे। लेकिन काम सिर्फ सब किसका करना है? सिर्फ सेतु का काम करना है, पावर नहीं रहेगी इसके पास में। बस ये हमें इतना बता दे कि ये लोग चाहते क्या हैं। जब हम लोग को पास इनकी प्रतिक्रिया आएगी ना तो अब ऑब्वियस ही बात है हमें प्रतिक्रिया मिल रही है। अब प्रतिक्रिया मिलेगी, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, हाँ कहेंगे ना कहेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा जीवन में। ऐसा तो नहीं है कि इंसान बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, सब कुछ इग्नोर कर दे, नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी नहीं तो हम कहेंगे कि ठीक है विचार करेंगे, प्रस्ताव ब्रिटेन भेजा हुआ है, अभी महारानी विचार कर रही है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात सभी लोग को? तो इसी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो होता है वह होता है कुकर। कुकर में सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई और ठीक से बंद नहीं किया तो क्या होता है? बूम, उसके बाद में फिर बढ़िया से धमाका देखने को मिल जाता है। तो वही स्थिति होती है सेफ्टी वॉल्व की। इसीलिए बताते हैं कि अगर कभी भी अव्यवस्था हो रही है, आपके मन में गुस्सा भड़क रहा है, आप विद्रोह की आग में जल रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो कि वो निकल जाए बाहर। तो इसके लिए क्या होता है कि कुकर से सीटी बजती है जो अंदर की गैस को बाहर निकालने का काम कर देती है। ठीक वही बात बता रहे हैं कि भाई जो भी इनके मन में बातचीत चलेगी, ये कुछ भड़कने भड़कने की सोचेंगे, विद्रोह करने की सोचेंगे, तो कांग्रेस के माध्यम से इसको शांत कर दिया जाएगा। यानी कि प्रतीक के रूप में मात्र इसकी स्थापना हुई थी। कह रहे थे सेतु की भूमिका निभाएगी, और अगर जो भी भाई इनकी मनोदशा रहेगी, अब ये खुद नहीं करेंगे, ये हो जाएंगे निर्भर। ये अपनी बात लेके जाएंगे कांग्रेस के पास में कि देखिए जी हम लोग के साथ में इतनी परेशानी हो रही है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यहाँ के जो लीडर वो कहेंगे अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं, लिखेंगे, देखते हैं सरकार क्या कहती है, विचार करेंगे, बातचीत होगी। ठीक है, ये आए, इन्होंने बुनियाद इनको बता दी। थोड़े दिन बाद ये लोग फिर आए कि बताइए जी महाराज क्या हुआ, क्या स्थिति रही।
तो कांग्रेस के लीडर है वो कहेंगे अच्छा ये मामला भी था, रुको पता करते हैं। इन्होंने पता किया, कह रहे हैं कि सोच रहे हैं, बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, अभी आने वाले समय में हो जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद जाएंगे, क्या हुआ है, अरे विचार भेज दिए हैं। कहाँ भेजे, ब्रिटेन में भेज दिए हैं। अभी सरकार विचार कर रही है, पार्लियामेंट में मुद्दा चल रहा है। अच्छा पार्लियामेंट में चल रहा है तो लोग पीछे से क्या बात करेंगे कि भैया कांग्रेस अच्छे लोग चला रहे हैं, क्यों, हमारी बात जा रही है दूर दूर तक। और ब्रिटेन में लोग बात कर रहे हैं कि भैया का सोचे ही के बारे में। तो ऐसी स्थिति में मामला अब बदल गया। अब ये विद्रोह करने की नहीं सोचेंगे, ये सोच रहे हैं कि हमारी बात पहुंच रही है, ये जान रहे हैं, ये कुछ कुछ होगा, तो पूरा नहीं, धीरे 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 बढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे भाई 1857 के विद्रोह के बाद 1947 में हम स्वतंत्र भी होते हैं। तो ये धीरे 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 अब होगा। ये जो अंग्रेजी सरकारें बहुत तेजी से बहुत जल्दी कुछ काम नहीं कर देगी, थोड़ा समय लेगी हर चीज के अंदर। और वही समय जो होगा ना, यह कहीं ना कहीं चीजों को स्मूथ करेगा। बट हलचल कहाँ होगी, हलचल होगी कांग्रेस में। शुरू में क्या होता है कि कांग्रेस को बनाया तो इसी काम के लिए जाता है, बट कांग्रेस ज्वाइन ऐसे लोग कर लेते हैं जो बहुत अधिक तेजस्वी थे, जो जानते थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चीजों को समझेंगे, जानेंगे। तभी तो हम देखते हैं कि 1885 में स्थापना हुई, शुरुआत में 10-15 साल शांत रही, बाद में कांग्रेस का ही विघटन हो गया, नरम दल गरम दल बन गए। गरम दल वाले कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्या करते हो, ये क्या तरीका है कि भाई एक पेपर ले लिया है, लिख दिए हो कि टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इत्यादि इत्यादि भेज दिए हो, सरकार विचार करेगी, सरकार के मन में जो आएगा देखेगी। नहीं विचार हुआ, फिर एक और कागज निकाल लिया, फिर लिख के दोबारा भेज दिया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर निकाला, फिर लिख। ये क्या तरीका, जाओ बम फोड़ो एक आधा उसके ऊपर, तब वो समझेंगे कि भारत के लोगों की मांग क्या है, वो भी कुछ चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से देखते हैं कि डिस्प्यूट भी होता है, और जिस डिस्प्यूट की वजह से ही नरम दल गरम दल बनते हैं, जुड़ते हैं। बट आंदोलन तेज होता है, गति पकड़ता है और चीजें बदलती है। एक समय बोलेंगे कि ठीक है पूर्ण स्वराज चाहिए, फिर कहेंगे कि भाई अब सरकार नहीं चाहिए, अब हम पूरे की पूरी स्वतंत्रता लेंगे, और तुम्हें कहेंगे कि अपने घर जाओ। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आएंगे, उनके जो दिमाग की उपज होगी ना, वही हमें देखने को मिलेगी कि कैसे इसकी नीतियां बदल रही हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस दौरान कमीशन बन रहे हैं, उनका विरोध। किसी को आप कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन ले लो, वो कहेगा कि नहीं, उसको समझाया जाएगा कि बांट रहे हैं, बट जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं लड़ पाओगे इनके विरुद्ध, तो जुड़ के रहो। तो वो समझेगा, वो कहेगा कि हाँ सही कह रहे हैं व्यक्ति, जुड़ के रहना जरूरी है, हाथ से हाथ मिला के रहना जरूरी है। क्लियर है बात। तो सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसकी स्थापना मुख्य रूप से उस समय की गई थी, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए और भारतीय व्यवस्था में लोगों को शांत रखने के लिए। और होता भी तो ऐसे ही है। कांग्रेस की स्थापना के बाद आप देखिएगा, अब इंडिविजुअल कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई अलग नहीं भागेगा, किसकी सहारा लेंगे, कांग्रेस के पास चलो। कौन मदद कर रहा है, कांग्रेस। आंदोलन कौन चला रहा है, कांग्रेस। कौन चला रहा है, इसके प्रमुख लीडर। किससे हैं आप, कांग्रेस से हैं हम। किसके व्यक्ति हैं आप, कांग्रेस के व्यक्ति हैं। किसके सदस्य लेके आए हो, कांग्रेस के सदस्य लेके आओ। तो सब चीजें फिर कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमेगी और इससे जुड़ करके ही चलने लगेगी, यह हमें देखने को यहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित बातों को जानना। जैसे कि स्थापना हुई 1885 में, मुख्य व्यक्ति इस समय A.O. ह्यूम थे, कहते हैं कि सिविल सर्वेंट रहे थे वो। तो उसके बाद इन्होंने इस काम को आगे बढ़ा लिया था। तो इस समय लाला लाजपत राय ने भी ये कह दिया था कि जो कांग्रेस बनी है ना, ये एक्चुअल में हमारे वायसराय की वजह से बनी है। कौन कह रहे हैं कि डफरिन थे इस समय। तो डफरिन ने सोचा था कि एक कुछ बनाओ ऐसा ताकि प्रेशर ना बने पूरी की पूरी व्यवस्था में, और उसको रिलीज करने के लिए एक संस्था हो जो सब कुछ अपने ऊपर ले ले। जैसा कि प्रोसेस मैंने आपको भी समझा ही दिया है, बात क्लियर है। हालांकि शुरुआत में फैसला यह हुआ कि इसका नाम कांग्रेस नहीं रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ रहेगा। लेकिन बाद में फिर संस्था थी, भाई अंग्रेज लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि संघ क्या होता है, ये यूनियन बना रहे हो, भारत में ऑलरेडी अलग अलग यूनियन बनी हुई है, छोटी छोटी यूनियन बनी हुई है, तो बड़ी संस्था आप लोग बना रहे हो, कुछ अच्छा नाम दो। अच्छा तो क्या नाम दे, अरे कांग्रेस नाम दो, लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग ज्यादा जुड़ेंगे। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय कर दिया गया था।
बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज हम लोग जो कांग्रेस को जानते हैं वो इसी रूप में जानते हैं। हालाँकि यह साइन नहीं था, इस समय तो साइन था ही नहीं, बस कांग्रेस था। बताते हैं कि इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा था, क्योंकि फैसला हुआ था शुरुआत में ही 1951 से 1952 तक जो चुनाव हुए थे पहले, तो उस समय सबको अलग-अलग सिंबल दिए गए थे इनके। तो उस समय बताते हैं कि शुरुआत में इसका सिंबल अलग था, 2 गाय हुआ करती थी, बाद में विभाजन हुआ कांग्रेस में ही, गाय बछड़ा अलग हो गए, फिर उसके बाद तब हमें देखने को मिलता है कि आपातकाल के बाद इन्होंने हाथ का सहारा लिया और आज तक हाथ के सहारे से ही ये चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बंबई में था, वहां हुआ 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना के लिए डेट भी यही मानी जाती है कि इसी दिन स्थापना, अधिवेशन और सारा कार्यक्रम शुरू। शुरुआत में सिर्फ 72 लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे, और उत्तर प्रदेश से जो प्रमुख लोग जुड़े थे उनमें नाम शामिल था गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी। मेंस के लिए तो नहीं, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि प्री के लिए एक बार नाम इनको थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्री में हो सकता है कहीं पूछ ले, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है वहां पे, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो यह सभी वह लोग हैं जो शुरुआती कांग्रेसी बने, कब? इसकी स्थापना के समय ही। चलिए थोड़ा सा अब समझते हैं कि आगे अब क्या क्या हुआ। कह रहे हैं कि कलकत्ता में संपन्न का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो दूसरे अधिवेशन में अब आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक्चुअली में शुरुआत जब होती है ना कांग्रेस की, तो शुरुआत में ये सोचेगी ही नहीं भारत के बारे में, भारत के लोग के बारे में। पहले क्या होता है कि ये सोचेगी पहले हम खुद तो स्टैब्लिश हो जाएं, अब हम अच्छी स्थिति में हो, हम लोग सही स्टेबल हो, हमारी नीति हमें पता हो संविधान क्या है, हमें पता हो कार्य प्रणाली क्या रखनी है। जब इतना कुछ निर्धारण हो जाएगा ना, तो उसके बाद जाके व्यवस्था बदलेगी और तब जाकर के हमें एक अच्छी स्थापना संस्थान की देखने को मिलेगी। तो शुरुआत में खुद पे ही फोकस करेंगे। कह रहे हैं कि दूसरा अधिवेशन इस मामले में खास था कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई और इस अधिवेशन में लोग शामिल हुए 431, और 431 में बता रहे हैं कि 74 लोग तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही शामिल थे। तो उत्तर प्रदेश से भी लोग बढ़े और पूरे भारत से। उत्तर भारत में प्रमुख भूमिका थी इस समय कांग्रेस की, धीरे धीरे दक्षिण भारत तक बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का महत्वपूर्ण राज्य आज भी है, तो इसलिए लोगों की संख्या भी खास रहती है। कह रहे हैं कि इस समय इन्होंने शुरू किया कि सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पे एक बार विचार करो कि क्या क्या प्रश्न है, लोगों की डिमांड क्या है। तो शुरुआत में था ही मामला ये, बस सरकार को मामला पहुंचाना था और शांत रखना था लोगों को। तो इसलिए इन्होंने सोचा था कि लोगों की जो डिमांड है, जो मन की बातें हैं, जो उनकी चाहत है, उसके लिए काम हो, उसको जाना समझा जाए। कैसे जाना जाए? तो कहा कि एक समिति बना देते हैं, 17 सदस्यीय समिति। 17 सदस्य इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से भी कई लोग इसमें शामिल थे। समिति में 5 लोग माने जाते हैं कि शामिल थे। जो जो शामिल थे उनका नाम है गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली और नवाब रजा अली खान और इलाहाबाद के मुंशी काशी प्रसाद। तो ये सभी लोग इसमें शामिल हो गए और इन लोगों ने भी अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी क्या डिमांड है, क्या चाहत है, किन परेशानियों से सामना कर रहे हैं स्थानीय लोग, सभी बातों को इस समिति को बताया, जिसके बाद ये सारी बातें आगे पहुंचाई गई। क्लियर है बात सभी को? तो इसी प्रकार का तीसरा अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट कमेटी की घोषणा कर दी गई इस समय कि भाई हम लोग के पास एक सब्जेक्ट कमेटी होनी चाहिए, यानी कि पता होनी चाहिए कि वास्तव में विषय क्या रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ खास लोग इसमें शामिल हुए, जिनमें नाम शामिल था राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो यह सभी लोग इस समय इसमें शामिल हो गए थे और चला रहे थे इस सब्जेक्ट कमेटी को भी और कांग्रेस को भी। तो प्रमुख लोगों से जुड़ना लगी थी अब यह कांग्रेस और धीरे धीरे विस्तार कर रही थी। इस समय इन लोगों ने फैसला ले लिया कि भाई पार्टी के लिए अपना एक संविधान होगा। आज भी कांग्रेस का अपना एक संविधान है, हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, उसी के अनुरूप यह काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल रहता है। तो इन्होंने बोला कि भाई संविधान क्या रहेगा, क्या हम लोग की रहेगी कार्य पद्धति, जरा एक बार इसका फैसला भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने एक समिति का निर्माण कर दिया, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि आप यह सब कुछ तैयार करेंगे और आने वाले समय में हमें दिखाएंगे। तो इस समिति में जो लोग शामिल थे उसमें नाम है गंगा प्रसाद वर्मा का, विशन नारायण का और मौलाना हामिद अली का। ये ऐसा नाम है जो बार बार आ रहा है, तो बार बार आने वाले नामों को ऐसा हो सकता है कि आयोग ज्यादा फोकस करे और आपसे पूछ ले। बाकी हम लोग नाम पढ़ते चलते हैं तो ईजी हो जाता है एग्जाम में जवाब दे देना। चलिए, तो यह प्रमुख अधिवेशन थे। 3 अधिवेशन अभी शुरुआत के बाहर है और चौथा अधिवेशन जो होगा वह उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो जरूरी है कि हम लोग नजर डालें कि कितने और कौन कौन से अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए और किस अधिवेशन की क्या थी खास बात।
क्लियर है बात। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो यह है कि मामला कि टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। पहला अधिवेशन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर 1888 में और अंतिम अधिवेशन होता है उत्तर प्रदेश में 1946 में। तो इस प्रकार 9 अधिवेशन हुए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब कौन कौन से अधिवेशन, जैसे कि 9 अधिवेशन हुए, सिक्वेंसिंग तो हमारे पास है, बट ये 9 अधिवेशन एक्चुअल में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन थे। ठीक है, तो औपचारिक रूप से वह कौन सा अधिवेशन था। दूसरी बात, उसकी अध्यक्षता किसने की और उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको पता होने चाहिए। तो आप लोग की स्क्रीन पर मैंने लगे रखा है सभी बातों को, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 स्लाइड है इसकी। ठीक है, तो पहली स्लाइड आप लोग की स्क्रीन पर अभी आप देख ही रहे हैं, और तो चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी टू रिवाइज हो जाएगा आप लोग के लिए। और जो दूसरा स्लाइड है वो ये है, टोटल 9 अधिवेशन। तो देखते हैं जरा कौन कौन सा अधिवेशन और किस किस की अध्यक्षता में हुआ। पहला अधिवेशन बताते हैं कि कांग्रेस का यह चौथा अधिवेशन था औपचारिक। कहाँ आयोजित हुआ? इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज जूल नाम के व्यक्ति थे, यह इसके अध्यक्ष इस समय नियुक्त किए गए थे। अधिकांश जो सम्मेलन होंगे, जो अधिवेशन होंगे, वो इलाहाबाद में ही हुए थे, मुख्य क्षेत्र था। तो ठीक है, आगे बता रहे हैं कि भाई दूसरा अधिवेशन भी इलाहाबाद में ही हुआ, हालांकि यह कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, बता रहे हैं कि भाई इलाहाबाद में, वर्ष 1892 में, और अध्यक्षता की है WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आगे हमें यह भी पता लग रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता के बाद उत्तर प्रदेश में दायित्व मिला था रोमेश चंद्र दत्त को। इन्होंने संभाला 15वां अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश में तीसरा अधिवेशन था, 1899 में हुआ लखनऊ में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगला जो आयोजित हुआ था अधिवेशन, यह 21वां अधिवेशन था, और बता रहे हैं कि 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था, जिसको आज हम लोग वाराणसी के रूप में जानते हैं, और संभाला था मामला गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, इसके अलावा अगली बात है जो 5वें अधिवेशन की, यानी कि औपचारिक रूप से यह 25वां अधिवेशन होगा। अध्यक्षता की थी सर विलियम वेंडरबर्ग ने, इलाहाबाद में ही हुआ था, यह भी 1910 में। चलिए, छठा अधिवेशन उत्तर प्रदेश का, औपचारिक रूप से 31वां अधिवेशन, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, और 1916 में आयोजित हुआ था लखनऊ में। उसके बाद जो 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश में 7वां, सरोजनी नायडू को दायित्व दिया गया कि आप इसकी अध्यक्षता करें, और यह पहला ऐसा मौका था कि किसी भारतीय को बोला गया कि ठीक है, आप भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? ओके, तो यह आयोजित हुआ था कानपुर में 1925 में। इंपॉर्टेंट डेट है, अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पे दायित्व आया कि वे 49वें अधिवेशन को संभाले। उत्तर प्रदेश के मामले में 8वां आयोजित हुआ था 1935 में लखनऊ के अंदर, और अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से 1 वर्ष पहले हुआ 1946 में। इनके जो अधिवेशन होते थे ना, वर्ष के अंत में होते थे जनरली। ठीक है, तो इसलिए में 1947 में अधिवेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग आज़ादी वगैरह की चीज़ों में भारत को एक स्थायी रूप देने में बिजी हो गए थे। तो 1946 में मेरठ में हुआ था पहली बार, जिसको संभाला था आचार्य JB कृपलानी ने, और यह इसका 57वां अधिवेशन था, और स्वतंत्रता से पहले 57 अधिवेशन हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक खास बात आप लोग को मैं और बता देता हूँ, जैसे कि यह जो इसका 25वां था, ये 25वां अधिवेशन कहीं जगह आपको 26वां भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में एक 22वां या 23वां था जो पूरी तरह सस्पेंड हो गया था, तो उसको काउंट नहीं करते बहुत सारी जगह, क्योंकि वो सस्पेंडेड था, कुछ काम नहीं हुआ था, तो इसको इसलिए 25वां ही माना जाता है। क्लियर है स्लाइड सारी की सारी? तो कहाँ का हुआ, कब कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, सब बात आप लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो यूपी स्पेशल पेपर 5 है ना, उसके मामले में यह पूरे का पूरा कंटेंट बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब बात करते हैं विस्तार से एक एक अधिवेशन की और उससे संबंधित कार्य की। कह रहे हैं कि पहला अधिवेशन जो था ये 1888 में संपन्न हुआ। ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। कह रहे हैं कि प्रांत के गवर्नर थे इस समय ऑकलैंड काल्विन। इतने दुष्ट व्यक्ति थे कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई कहीं भी यह जो पूरा का पूरा अधिवेशन होना है आयोजित ही ना हो पाए, और जो भी ये अड़चन डाल सकते थे हर एक अड़चन इन्होंने डाली। इन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस को ऐसी जगह ही ना मिल पाए जहां पर ये लोग अधिवेशन कर पाए, पूरा फोकस था। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई आता है सहयोग करता है, तो इसलिए कहते हैं कि राजा जो थे दरभंगा के, वो आगे आए। उन्होंने इलाहाबाद का लॉथर काउंसिल ही खरीद लिया, और खरीदने के बाद कांग्रेस को दे दिया और कहा कि आप यहाँ आओ और यहाँ आकर के अपने इस अधिवेशन को आयोजित करो।
तो बताते हैं कि इस समय 1248 प्रतिनिधित्व शामिल हुए और महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस की रणनीति के लिए गए यहाँ पर आकर। ठीक है, चलिए आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इस अधिवेशन में सामंत और अभिजात वर्ग आए और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सामंत अभिजात वर्ग आए तो कांग्रेस का रुख काफी नर्म हो गया। जैसे लोग होंगे वैसा ही वो रुख अपनाएंगे, आने वाले समय में डिस्प्यूट भी इसलिए होगा, तो कह रहे हैं कि रुख काफी नरम हो गया। और नरम रुख की वजह से कहते हैं कि भाई रनाडे और गोखले जो थे यह भी जुड़ गए इनके साथ में, और इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग को नरम रहना चाहिए ब्रिटिश सरकार के प्रति, और पत्र व्यवहार के माध्यम से और प्यार मोहब्बत के माध्यम से ही सरकार को अपनी बातें बतानी चाहिए, उससे कहना चाहिए कि कृपया करके आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालें और हमारे कल्याण के लिए हमारे हित के कार्य आप करें। इस समय बताते हैं कि भाई जितने लोग शामिल हुए इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह संबंधित थे। 11 नवाब, एक शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 और राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक और 10 किसान, यानी कि हर वर्ग इसमें शामिल हो गया था और अपनी बातें बता रहा था कि क्या क्या जरूरत है, डिमांड है समय की और भारत की। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात थी यह। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए पहले सम्मेलन, महत्व रहा अपने आप में, लोग बहुत ज्यादा आ गए। दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ 1892 में। अब जो सीक्वेंसिंग हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की फोकस कर रहे हैं। लिस्ट में आपको दिखा दिया कि भाई कौन कौन सा था औपचारिक रूप से राष्ट्रीय मामले में, अब उत्तर प्रदेश के मामले में ही हम देखेंगे। तो भाई अगला हुआ 1892 में। ठीक है, पहले कह रहे थे कि लंदन में करेंगे। अब कांग्रेस संस्था तो भारत की है, लंदन में जाके क्या ही होने वाला था, और भारत के लोग लंदन कैसे पहुंचेंगे, बड़ी समस्या। आपको कह दे रहे हैं कि भाई बच्चे जो हैं पढ़ने वाले वो बच्चे रह रहे हैं दिल्ली में। समस्या दिल्ली वाले बच्चों को है, क्लास दिल्ली वाले बच्चों को देनी है, विचार दिल्ली वाले बच्चों के लिए करना है। क्लास देने हम कह रहे हैं कि चलते हैं बैंगलोर, बैंगलोर में पढ़ाएंगे। तो पढ़ाना किसको है, क्राउड बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, और हर एक इंसान सक्षम नहीं है कि वो इतना समय निकाले कि वो वहां तक जाए। एक तो लोग वैसे ही दयनीय हैं, गरीब गरीब लोग हैं, अंग्रेजों के शोषण से जूझ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लंदन में बैठक करेंगे। मतलब क्या है कि आप प्रमुख लोग जो हैं वो तो पहुंच जाएंगे, बट जो आधार है हमारे देश का, जो मुख्य लोग हैं, जो जड़ है, वो कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए फिर बाद में फैसला बदला गया और कहा कि नहीं, लंदन उत्तर प्रदेश में ही बनाएंगे। कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो कह रहे कि यहीं बैठेंगे, सारी बातचीत यहीं करेंगे। तो फिर दोबारा लंदन में ही इस बैठक को आयोजित किया गया और निर्णय लिए गए। ठीक है, फिर तीसरा अधिवेशन भी ऐसे ही हुआ 1899 में। कहाँ पे, लखनऊ में। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि संविधान बनाया जाना चाहिए, कार्य प्रणाली निर्धारित होनी चाहिए। तो समय लगा काफी उसके अंदर बनने में, लेकिन उस संविधान को स्वीकार किया था 1899 में, जो इसका औपचारिक रूप से 15वां अधिवेशन था। तो लखनऊ में यह काम हुआ। कह रहे हैं कि इस समय इन्होंने एक और फैसला लिया कि प्रादेशिक कमेटियां बनाई जानी चाहिए, यानी कि कांग्रेस तो है राष्ट्रीय संस्था, बट अब राष्ट्रीय संस्था हर जगह पे कैसे नजर डाले। प्रेरणा ले रहे हैं ये राजा महाराजाओं से, राजा भी तो ऐसे करते थे ना। अगर खुद दूर दराज के क्षेत्रों तक अपना प्रशासन नहीं संभाल सकते थे तो प्रांतीय राजा भी नियुक्त कर देते थे। कह देते थे कि आपको रहना तो हमारे ही अधीन है, लेकिन उसके बावजूद आप खुद व्यवस्था संभालेंगे। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। अब प्रादेशिक कमेटियां बना दी, यानी कि अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कमेटी होगी। लोग डायरेक्ट हम तक ना आ पाए तो आप वहां से जुड़े, आप जब उनसे जुड़ जाएंगे तो उनके थ्रू हम लोग तक आपके विचार आ जाएंगे, आपकी बातें हम तक आ जाएंगी। क्लियर है बात सभी लोग को। तो यह मामला शुरू हुआ। इस समय यह भी हुआ कि भाई कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध शुरू कर दिया, जैसे कि शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो शुरुआत से लेकर, यानी कि कांग्रेस जब बनी और अपने जीवन के अंतिम समय तक हमेशा कांग्रेस का विरोध करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई मुस्लिम समाज सुधर जाए और ये लोग जागरूक हों, शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े लिखें, बट कांग्रेस से ना जुड़े। ये साफ कहते थे कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिमों के लिए अगेंस्ट है और उनके विरुद्ध सोचती है। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अलग सोचते थे और एक अलग रुख अपनाते थे अपना। तो यह सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये लोग हो जाएंगे एंटी, और इनके एंटी ही सारे के सारे काम करना अब ये शुरू कर देते हैं। यहाँ से पता लगता है कि भाई सर सैयद अहमद खान ने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। एक को नाम दिया गया मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस और दूसरे को नाम दिया गया यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। यह नाम इन्होंने दिया, और नाम ऐसे दिया कि भाई आपका जो काम था वो मुख्य रूप से मुसलमानों के संरक्षण का था, और साथ साथ में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से सहायता ले लेनी थी, मिलजुल के काम करना था। लेकिन
कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना था, कांग्रेस के विचारों का समर्थन नहीं करना था, चाहे मंच कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, बात कोई भी हो। क्लियर है बात? और कांग्रेस ने जो कह दिया ना वो अगेंस्ट ही रहना, उसके किसी भी तरह से वह फेवर नहीं करना चाहिए उसको, ऐसा इन्होंने दिखाया मामला। क्लियर है बात? तो कहते हैं कि भाई इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या फिर भी बढ़ी। एक तरफ सर सैयद अहमद खान साफ कह रहे थे कि आपको अगेंस्ट रहना है, बट मुस्लिम लोगों ने सर सैयद अहमद खान को ही छोड़ दिया, उनके विचारों के, वो अगेंस्ट चले गए और लगातार संख्या बढ़ती गई मुस्लिम प्रतिनिधियों की। कह रहे हैं कि 1885 में 2 थी, 1886 में 33 हुई और 1887 में 79 हो गई और आगे और अधिक बढ़ती रहेगी, जैसा कि हम देखेंगे। और कुछ प्रमुख नेता भी उभरेंगे जो मुस्लिम समुदाय से होंगे और पूरी कम्युनिटी को लीड करेंगे, भारत को लीड करेंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं हम इसका अगला अधिवेशन, जो चौथा अधिवेशन है। बताते हैं कि यह हुआ था बनारस के अंदर। अब मुख्य विषय देखिए, भारत की जो स्थिति चल रही होगी ना, भारत की उसी स्थिति को ये लोग यहाँ पर आके उठाएंगे और उसी पे निर्णय लेंगे। अधिवेशन क्यों रख रहे हैं? एक तो आप राष्ट्रीय संस्था है, भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, बट आप स्थानीय लोगों से तो जुड़ेंगे, जिन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उनका भी फेवर करेंगे, ये तो जनरली होना ही था। तो अब ऐसी स्थिति में मामला क्या गड़बड़ा रहा है? ऐसी स्थिति में मामला यहाँ पर अब यह गड़बड़ाएगा कि 1905 में भाई बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आ गया था। अब यह जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया था। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह दिख रहा था कि बंगाल अब पूरी तरह से राष्ट्रवाद से जुड़ रहा है, क्रांति तेज हो रही है। अब क्रांति तेज हो रही है तो ऐसी स्थिति में भाई कहीं ना कहीं संकट का मामला था। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे बंगाल का एनालिसिस करवाया। अब उसको एनालिसिस में यह पता लगा कि यहाँ पर 2 कम्युनिटी मिलकर रहती है। कौन कौन? हिंदू और मुस्लिम। अलग अलग क्षेत्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फैसला लिया कि तोड़ दो, बंगाल टूटेगा, लोग बटेंगे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, जिसका अर्थ यह होगा कि भाई जो एकता है वो खंडित हो जाएगी, जिस वजह से हम यहाँ पे राष्ट्रवाद को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसी क्रम में हमें पता लगता है कि कोशिश की गई खंडित करने की, लेकिन जहां इन्होंने सोचा कि बंगाल तोड़ेंगे, वहीं क्या हुआ, कांग्रेस की समिट हुई। उसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि अब आंदोलन चलाना है भारत में। कैसा? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। एक बात कह रही है कि स्वदेशी अपनाओ, सिर्फ स्वदेशी ही चीजों का प्रयोग करो, और जो भारत में बन रही है, भारतीय लोग बना रहे हैं, उन सभी चीजों का ही अपनाना है, उन्हीं का ही प्रयोग करना है। लेकिन इन्होंने कहा भी साथ में कि विदेशी चीजों का बहिष्कार भी करना है। ऐसा नहीं है कि भारतीय भी ले रहे हो, अंग्रेजी चीज भी ले रहे हो, नहीं, सिर्फ भारतीयों का उपयोग करो, विदेशी चीज का बहिष्कार करो, विदेशी सरकार का बहिष्कार करो, तभी समझे कि सरकार की वास्तव में हम क्या चाहते हैं और भारत के लोगों की नीड क्या है। तो यहां हमें ये भी पता लगता है कि इस दौरान बंगाल विभाजन का विरोध होगा, अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे और आंदोलन बहुत अधिक तेज हो जाएगा और पूरा भारत बहुत अधिक जुड़ेगा, पूरा बंगाल जुड़ेगा, क्योंकि बंगाल भी नहीं चाहता था कि हम बटे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1910 आता है, जब 5वां अधिवेशन आयोजित होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? इलाहाबाद में। इसका जो मुख्य मामला था, वो कह रहे हैं कि 1909 के अधिनियम का ये विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1909 में मार्ले मिंटो जो अधिनियम लाया गया था, वह मार्ले मिंटो अधिनियम कह रहा था कि हम अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे। यानी कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसके लिए हम पृथक कर देंगे, कैंडिडेट मुस्लिम होगा, मुस्लिम ही लोग वोट करेंगे, मामला खत्म। तो पृथक निर्वाचन की डिमांड जो थी कहीं ना कहीं उठ रही थी, चाह रहे थे, जैसे जिन्ना साहब थे हमारे, वो चाहते थे कि भाई चीजें बदले। बट अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि कांग्रेस संभालेगी मामला और सबको समझाएगी कि मान जाओ, अगर पृथक निर्वाचन को स्वीकार लोगे तो बट जाओगे, अलग हो जाओगे, और अलग हो गए तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो संभालेंगे, बट कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जो ये नीति थी, वो बहुत अधिक गड़बड़ाई, चीजें बिगड़ी, और चीजें बिगड़ने की वजह से हम देखते हैं कि सब उथल पुथल होता है आगे आने वाले समय में। और भारत केवल बटेगा नहीं, भारत ही नहीं बटेगा, इसके 2 क्षेत्र भी बट जाएंगे, पंजाब भी टूटेगा और बंगाल भी टूटेगा। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पता लगता है कि पूर्वी पाकिस्तान को 71 में हम बना लेते हैं बांग्लादेश। एग्जैक्टली, ठीक है। अगला अधिवेशन देखते हैं, छठा अधिवेशन 1916 में आयोजित हुआ। कहां पे हुआ? लखनऊ में हुआ। नरम दल करम दल के मध्य समझौता हुआ, जो सूरत में बट गया था 1906 में, क्योंकि भाई मामला पूरा का पूरा विपरीत जा रहा था। गरम दल कह रहा है कि भाई तुम सामने खड़े हो ना, लड़ाई लड़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों पत्र व्यवहार कर रहे हो, लाठी नहीं उठा रहे हो, तुम सब कुछ तुम्हारे पास है, जनता तुम्हारे पास है, लोग सहयोग दे रहे हैं, फिर भी सामने नहीं आ रहे हो। तो इसी वजह से बट गए थे वो विचारों को लेकर के। तो यहाँ पर अब सबने मिलजुल के भूमिका निभाई। बताते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट प्रमुख थे, दोनों लोगों को मंच पे लाए
और जुड़वाया कि ठीक है मिलके ही अच्छा चल सकते हो, अलग अलग नहीं। तो यह महत्वपूर्ण काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जिसको याद रखना जरूरी है। केवल और केवल नरम दल और गरम दल ही नहीं जुड़े, बताते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता करवाया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग भाग रही थी पीछे पृथक निर्वाचन के, और बाद में भी उसी के पीछे लगी रहेगी। थोड़ी थोड़ी सी बीच में कभी कभी बात मानती थी, पता नहीं फिर सपने में ऐसा क्या आता था इन लोगों के, फिर दोबारा से ये उथल पुथल शुरू कर दिया करते थे। तो यहाँ समझौता हो जाएगा, जिसको लखनऊ समझौते के रूप में जानते हैं, बट बाद में फिर गड़बड़। चलिए आगे, 7वां अधिवेशन हुआ 1925 में। पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की, इसलिए तो यह महत्वपूर्ण है, और आयोजित हुआ था कानपुर में। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें बोल दिया गया था कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। बट प्रस्ताव हिंदी भाषा को जब जब आप कहेंगे कि राष्ट्रभाषा बनाओ तो आंदोलन होगा। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं हो सकता है कि आप लोग कहें कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हमारा लगाव है, प्यार है हमारे दिल में हिंदी के प्रति। बट दक्षिण भारत तो बिगड़ जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट बिगड़ जाता है। ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे ला दोगे, ये हमारी भाषा ही नहीं है, हम ना हिंदी बोलते, ना हिंदी जानते, ना हमें हिंदी के बारे में पता, तो ऐसा कैसे आप लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे। तो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, तो प्रस्ताव रखा गया, बट निर्णय इसके ऊपर नहीं हुआ। हालांकि यहाँ बताते हैं कि इस समय भारत के लिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, यह भी इस समय पारित नहीं हो पाया था। यह स्थिति भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें पता लगता है कि अगला अधिवेशन, 8वां अधिवेशन 1935 में हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लखनऊ में। इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इस समय की गई थी, और इससे बहुत लोग जुड़े, इन्होंने आगे के निर्णय भी लिए। तो इसके बाद पता लगता है हम लोग को कि यह इसका 8वां अधिवेशन था, और उत्तर प्रदेश में अंतिम और 9वां अधिवेशन जो था यह हुआ था मेरठ में। जैसे कि आप लोग को मैं पहले बता दिया हूँ, यह सिर्फ इसलिए हुआ था कि आगे की रणनीतियां क्या रहेंगी, कार्यक्रम क्या रहेंगे, क्योंकि आजादी की घोषणा हो चुकी थी, बता दिया था कि भारत आजाद होगा आने वाले समय में। तो सिर्फ इतना ही मामला था। आगे 9वां अधिवेशन जो रहा, फिर उसमें आगे की सब चीजें इन लोगों ने निर्धारित कर ली, बाकी चीजों का फैसला ले लिया और कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया था। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इससे संबंधित सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। तो वीडियो अकेले ना देखें, बाकी साथियों तक भी शेयर करें, और प्रश्न आने की पूरी संभावना ऐसे बनी हुई है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। जल्द मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और आगे की बात करेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तर प्रदेश में बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।